आज की क्लास में हम नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक देखेंगे। लगभग एक हफ्ते से हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज लास्ट टॉपिक है नेशनल इनकम का। आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, यानी भारत में जो नेशनल इनकम की समस्याएं हैं उसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम देखेंगे आज की क्लास में मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय मापने का क्या क्या तरीका है उसके बारे में, उन तरीकों को जानेंगे कि कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम मेजर करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को मैं एक बार पहले भी बताई हूँ आपको कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। देखिए, इसके कौन कौन से मेथड हैं, इसके मेन 3 मेथड हैं जो मेनली कई जगह आप लोग बुक में देखेंगे तो 4-5 मेथड को डिफाइन किया होगा, बट जो मेनली हैं वो 3 ही हैं। उन 3 को हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज इनकम मेथड। फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, यानी आय विधि। आय विधि द्वारा हम कैसे नेशनल इनकम मेजर करते हैं। सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, यानी व्यय विधि। थर्ड वन इज आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड वन है क्या, आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, यानी इसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं, यानी उत्पाद या उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं नेशनल इनकम को मेजर करने की, जो 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं वो पहला क्या है, आय विधि है, दूसरा है व्यय विधि और तीसरा है उत्पादन गणना विधि। अब हम इसको बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे कि इनकम मेथड में कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या मेजर करते हैं और आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या मेजर करते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसके पहले मैम आप बताई थी कि एक डायग्राम के थ्रू बताई थी कि नेशनल इनकम को उस तरह से मेजर किया जाता है, जैसे जीडीपी, एनएनपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सब क्या था, जब इस विधि से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो वो क्या था, तो उसमें इन सभी में अंतर कुछ नहीं है, बट वो आपका एक डायग्राम था जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें जीडीपी में क्या क्या आते हैं और एनएनपी में क्या क्या आते हैं, तो इस तरह से क्या क्या जुड़ता है और क्या क्या माइनस होता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे इसमें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इनकम मेथड के बारे में कि आय विधि क्या है। तो इन सभी को जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं कि जी ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी क्या होता है और मार्केट प्राइस एमपी क्या होता है।
एक चीज और बचा, डोमेस्टिक क्या होता है और नेशनल क्या होता है। ये सारे वर्ड आपके मेजरमेंट मतलब नेशनल इनकम को मेजर करने में इन सभी वर्ड को देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वर्ड होते क्या हैं। तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ग्रॉस का मतलब सकल यानी कुल, सकल। नेट का मतलब शुद्ध। फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन लागत, साधन लागत। मार्केट प्राइस का मतलब बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। तो इस तरह से इन टर्म का जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बार बार आपके मेजरमेंट में ये सारे वर्ड आएंगे। तो सकल से अगर हमको शुद्ध पता करना है, शुद्ध आय, सकल आय से शुद्ध आय पता करना है, हमारे पास ग्रॉस इनकम है, पूरा मतलब इनकम हमको पता है, अब हमको नेट निकालना उसमें। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आपसे कोई भी, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, आज खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और रहती है, और कुछ दिनों बाद समय के साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। तो इस तरह से अगर आपने एक मोबाइल खरीदा, आज खरीदा, और एक साल बाद उसको बेचेंगे तो उसकी शुद्ध वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर माइनस हम डेप्रिसिएशन कर देते हैं, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि मूल्य में आई कमी को, डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं तो नेट बन जाता है, नेट वैल्यू हमको पता चल जाती है। और नेट वैल्यू में अगर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देते हैं तो हमको ग्रॉस वैल्यू पता चल जाता है। तो इस तरह से ग्रॉस और नेट में यही फर्क है कि ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो नेट पता चल जाएगा, नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमको ग्रॉस वैल्यू पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब इसको कैसे पता करेंगे, पहला तो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि मार्केट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत से अगर हमको बाजार मूल्य पता करना है तो हम क्या करेंगे, साधन लागत से बाजार मूल्य पता करना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जैसे ही इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस मिल जाएगा, बाजार मूल्य पता चल जाएगा। जैसे फैक्टर कॉस्ट यानी जो भी हम मेहनत से प्राप्त, मेहनत जो भी हमारा लगा है, लैंड लेबर कैपिटल का जो भी खर्चा आया है वो क्या है, हमारा साधन लागत है। और जब उसमें टैक्स जुड़ जाता है, सब्सिडीज भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं तो मार्केट प्राइस मिल जाता है, और माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को तो हमारा क्या निकल के आता है, साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डोमेस्टिक से नेशनल कैसे पता करेंगे। तो डोमेस्टिक जो इनकम है उसमें बाहरी आय अगर जुड़ जाए, बाहरी मैंने बताया था नीफा यानी नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो बाहर से शुद्ध आय प्राप्त होती है। शुद्ध आय कैसा, शुद्ध आय कैसे पता चलेगा, क्योंकि शुद्ध आय तभी पता चलेगा जब यहाँ से गया हुआ इनकम माइनस कर देंगे वहां से आए हुए इनकम में से, तो जो बचेगा वो हमारा शुद्ध आय होगा। जैसे यहाँ के लोग विदेशों में काम करते हैं तो वो पैसा हम क्या करेंगे, यहाँ के लोग विदेशों में काम करते हैं, पैसा यहाँ भेजते हैं, और यहाँ के लोग कुछ लोग बाहर के लोग यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, तो वो पैसा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बाहर भेज रहे हैं, यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं, तो वो हमारे नेशनल इनकम से माइनस हो जाएगा। तो वो पैसा अगर हम इसको डोमेस्टिक से नेशनल पाना है, नेशनल इनकम पता करना है, तो हमको प्लस करना होगा NIF पे, यानी नीफा को हमको यहाँ क्या करना होगा, प्लस करना होगा, नीफा को
अगर हम यहाँ डोमेस्टिक में नीफा को प्लस कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल में से माइनस कर देते हैं नीफा को तो हमको क्या पता चल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि ये दूसरी बार बताया जा रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप नेशनल इनकम को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। उनका मिलेगा जिनकी ज्योमेट्री लीनियर हो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कमेंट में बताइए। दुर्गेश, शुभम, वैभव, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? इनकम मेथड, यानी आय विधि। तो आय विधि क्या है उसको एक बार हम यहाँ देखेंगे कि आय विधि क्या है। इस विधि में देश के विभिन्न वर्गों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। इस विधि में देश के विभिन्न वर्गों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक निश्चित दिए हुए वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों जैसे मजदूरी एवं पारिश्रमिक, विदेशों से साधनों की शुद्ध आय, लाभांश, लगान और किराया, सरकारी उद्यमों के लाभ, अतिरिक्त लाभ, ब्याज, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, स्वनियुक्त यानी सेल्फ एम्प्लॉयड आय इत्यादि का समग्र योग किया जाता है। इसे सकल राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, यानी जीएनआई भी कहते हैं, जीएनपी या जीएनआई भी कहते हैं। कुछ नहीं क्लियर हुआ? चलिए अब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इनकम मेथड। अभी क्लियर हो जाएगा। इनकम मेथड, आय विधि। देखिए, कुछ भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेशनल इनकम में कुछ भी थ्योरेटिकल आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, कुछ क्लियर नहीं होगा। अगर आप उसको जैसे मैथ का फॉर्मूला समझते हैं उसी तरह अगर इस नेशनल इनकम को आप समझेंगे तो आपको सब कुछ, नेशनल इनकम से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही इजीली आप उस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए इनकम मेथड में आपको करना क्या है। इनकम मेथड में कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। इसमें क्या क्या जुड़ता है आप अभी अभी जो लाइन पढ़े हैं उसी में से मैं ये सारे सेंटेंस और सारे वर्ड उसी में से ले रही हूँ। जैसे देखिए, सैलरी, वेजेस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक और आपका आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। या इसको आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर ही समझा दूंगी। देखिए, अब हम देखेंगे कि इनकम मेथड में क्या क्या ऐड होते हैं। इनकम मेथड का एस्टिमेशन किया जाता है। एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर अंडर द ट्रेड।
किसी भी व्यापार से या किसी भी इकाई से जो मेहनत से हमको प्राप्त हो रहा है, जो मेहनत के बदले प्राप्त हो रहा है, इस इनकम मेथड को हम फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, या कह सकते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम यानी जो हमको मेहनत के बदले मिलता है। फैक्टर इनकम यानी जो हमको मेहनत से जो भी इनकम होता है उसी को कहते हैं हम क्या, फैक्टर इनकम। एक होता है हमारा ट्रांसफर। फैक्टर इनकम क्या होता है, जैसे ये सैलरी, वेजेस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब हमको किससे मिलता है, मेहनत के बदले मिलता है। एक समय के अंतराल पर मेहनत के बदले मिलता है। ये फिक्स होता है कि हमको एक समय के अंतराल पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमको ये सब कितनी मात्रा में मिलेगा। ये सारी चीज़ें समय के अनुसार समय के अंतराल पर मिलेंगी और कितनी मात्रा में मिलेंगी इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। और ये मेहनत के बदले मिलती हैं, इसीलिए ये नेशनल इनकम में जोड़ी जाती हैं। जो भी मेहनत से प्राप्त इनकम है वो नेशनल इनकम में क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो फैक्टर इनकम हमारे यही सारे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, फैक्टर इनकम है। एक होता है ट्रांसफर इनकम, एक होता है ट्रांसफर इनकम। इसको क्यों ट्रांसफर मेथड नहीं कहते, इसको क्यों फैक्टर मेथड ही कहते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत से प्राप्त हुई आय जुड़ती है, जबकि ट्रांसफर इनकम नहीं जुड़ता। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जैसे स्कॉलरशिप, ट्रांसफर इनकम जैसे स्कॉलरशिप, प्राइज, कोई किसी गेम में आप फर्स्ट आए तो उसके लिए क्या मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है। आप क्लास में फर्स्ट आए तो उसके लिए प्राइज मिल रहा है। ये मेहनत के बदले नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ये मेहनत के बदले मिल रहा है तो ये कंटिन्यू एक समय के अंतराल पर आपको मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्कॉलरशिप, प्राइज, गिफ्ट, ये सब क्या है, ये ट्रांसफर इनकम है। ये आपको, इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ये आपको ऐसे मिल रहा है। तो ये हमारा नेशनल इनकम में कभी नहीं जुड़ता। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में कभी नहीं जुड़ता। अब देखते हैं कि सैलरी में क्या क्या जुड़, सैलरी जैसे क्या क्या जुड़ता है। सैलरी से रिलेटेड टर्म हम समझते हैं। सैलरी, किसी भी व्यक्ति को जो सैलरी मिलती है, एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, बट उसके हाथ में कितना आता है, सिर्फ 70,000 रुपये उसको हाथ में मिलता है। तो क्या वो सिर्फ 70,000 जो उस एम्प्लॉय को हाथ में मिलता है, क्या वो सिर्फ वही नेशनल इनकम में जुड़ता है, नहीं, क्योंकि वो जो भी उसका कंपेंसेशन है, जो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, यानी उसके सैलरी के साथ जो भी दिया जाता है उसको, जैसे उसका जो भी हाउस रेंट है, हाउस रेंट अलावेंस है, या टीए, डीए या चारे जो भी है उसका, वो सारी चीज़ें, जो पीएफ है, वो सारी चीज़ें उसकी इंक्लूड रहती हैं उस 30,000 में। 70,000 उसको मिल रहा है, कैश मिल रहा है, वो भी जुड़ता है नेशनल इनकम में। जो 30,000 उसका कट जा रहा है उसकी सैलरी से, वो किसी भी फॉर्म में कट रहा हो, किसी भी उद्देश्य से कट रहा हो, पीएफ के उद्देश्य से कट रहा हो, टीए, डीए या चारे, जो जिस भी उद्देश्य से कट रहा हो, लेकिन वो सारा उसकी सैलरी कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख पूरे उसके किस में जुड़ते हैं, नेशनल इनकम में जुड़ते हैं। वेजेस आप जानते होंगे, मजदूरी, मजदूरी भी क्या होता है, नेशनल इनकम में जुड़ता है। रेंट जानते होंगे, एक समय के अंतराल पर एक व्यक्ति मेहनत किया है, अपना घर बनाया है, तो वो क्या करेगा, वो उससे रेंट लेगा, तो ये रेंट भी मेहनत के बदले ही मिल रहा है, तो इसको भी हम किस में जोड़ते हैं, नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी जैसे एक राइटर है, वो बुक लिखा है या कोई प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है लेकिन उसको बेच रहा है कोई और, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में उसको रॉयल्टी देगा। जैसे कोई किताब लिख रहा है और उसको बेच रहा है दुकानदार, लेकिन दुकानदार जो बेचने वाला है उसको क्या देगा, रॉयल्टी देगा। कई बार आप देखते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अमेजन पे कई सारी कंपनियों के कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, तो वो क्या देते हैं, उनको रॉयल्टी देते हैं। तो ये रॉयल्टी भी क्या होता है, इनकम का ही एक पार्ट है।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी क्या है? इंटरेस्ट ब्याज, समझते होंगे, बैंक में जमा किए पैसे एक निश्चित समय के अंतराल पे आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो ये भी क्या है? इनकम में ऐड होता है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट सब लोग जानते हैं, आप लोग बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट जानते हैं। बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट भी किसमें जुड़ता है? नेशनल इनकम में जुड़ता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इनकम मेथड है इसमें, इसको हम अब डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर अंडर द ट्रेड। आप अगर इनकम मेथड को डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय, व्यय की गणना प्रणाली यानी एक्सपेंडिचर आउटले मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? यहाँ देखिए, इस प्रणाली में हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यय के कुल प्रवाह का योग करते हैं। यानी जितना भी व्यय हुआ है, वो कितने कितने तरह के व्यय होते हैं, बहुत से सारे व्यय होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को मीजर करते वक्त ध्यान में रखते हैं कि कितने सारे खर्चे हुए हैं, किस किस तरह के खर्चे हुए हैं। तो देखिए ये है एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय की गणना प्रणाली। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे कि इस विधि के अनुसार टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। नहीं क्लियर हुआ? चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखिए कि क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि क्या होता है? जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनके हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। जिस भी तरह के खर्चे हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम क्या करना? कैलकुलेट करना ही एक्सपेंडिचर मेथड है। मतलब जो भी खर्चे हैं, जो भी उस देश के लोगों पर, जो उस देश के नागरिकों पर, वहाँ की वस्तुओं पर, सेवाओं पर जिस भी तरह का व्यय हो रहा है, उसके अनुसार देश की कुल राष्ट्रीय आय, उसके अनुसार देश के कुल राष्ट्रीय आय को निकालते समय इन सभी चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ उस देश के नागरिकों पर, वस्तुओं पर, सेवाओं पर कितना खर्च किया गया है। उस खर्चे में किस किस के खर्चे आते हैं? जैसे देखिए प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट में कितने तरह के खर्चे हुए हैं, प्राइवेट में कितने तरह के खर्चे हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने तरह के खर्चे हुए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कितने खर्चे हुए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कितने खर्चे हुए हैं, और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट में कितने खर्चे हुए हैं, एक्सपोर्ट में कितने खर्चे हुए हैं। इन सभी चीज़ों में जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना ही क्या कहता है? एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। व्यय विधि में अगर आपको अपना इनकम निकालना है तो आप उसमें क्या करेंगे? जितने भी तरह के खर्चे हो रहे हैं, जितने भी तरह के बाहर जा रहे हैं पैसे आपके, जितने भी तरह के व्यय हो रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे? नहीं, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्यों अवॉइड नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो हमारा डेप्रिसिएशन है, वो हमारा क्या है? मूल्यह्रास है। तो जो वो हमारा क्या होता है? माइनस हो जाता है हमारे नेशनल इनकम में से। तो यही आपका सेम यही चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं कि देखिए इस फॉर्मूला में आपको बताया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल पर्सनल कंजम्पशन यानी उपभोग में जितने भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक घरेलू जो भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो गवर्नमेंट परचेज किया गया है गुड्स और सर्विसेज को, उसमें भी तो इन्वेस्ट हुआ है ना,
गवर्नमेंट जो परचेज किया है। नेट फॉरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी शुद्ध फॉरेन इन्वेस्टमेंट। शुद्ध फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आपको पता लगाना हो तो यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग विदेशों में इन्वेस्ट किए होंगे, वो तो मान लीजिए हमारा है, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग कुछ यहाँ इन्वेस्ट किए होंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। अब हमारा ये पता चलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो ये इतना क्लियर हुआ, ये है हमारा क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड बच गया आपका, जो है लास्ट हम पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड मेथड यानी उत्पाद विधि। वैल्यू एडेड मेथड, उत्पाद विधि, इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। जो वैल्यू एडेड मेथड है उसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि किसी की मेहनत मतलब कोई कितना मेहनत किया है उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड। जो मेहनत के बदले मिलता है वही क्या होता है, वैल्यू एडेड। इसमें लिखा हुआ है उत्पादन की विधि में मुख्यतः 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र, तथा इन तीनों क्षेत्रों से 1 वर्ष के भीतर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं वो किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन को शामिल किया जाता है। इसका जीडीपी में कितना % योगदान है, 14%। ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है कि 14% जीडीपी में योगदान है किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण एवं विनिर्माण, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा क्या होता है, देखिए निर्माण और विनिर्माण में बिजली, गैस, जल आपूर्ति को शामिल किया जाता है। इसका जीडीपी में कितना % योगदान है, 28%। ये देखिए 28% योगदान है इसका जीडीपी में। नेक्स्ट हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। तृतीयक क्षेत्र में हमारा आता है, देखिए तृतीयक क्षेत्र के अंदर बीमा, बैंकिंग, व्यापार, होटल, बीमा, बैंकिंग, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, सेवा क्षेत्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसका जीडीपी में 58% योगदान होता है। तो थोड़ा सा इतना तो आपको ये आपका थ्योरी हो गया, आप जान लिए कि वैल्यू एडेड में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब वैल्यू एडेड होता क्या है एक बार जान लीजिए कि वैल्यू एडेड होता क्या है, इसको बताते हैं। देखिए वैल्यू एडेड, जैसे आपके दुकान पे कोई सामान खरीदने आया, आपके दुकान पे कोई सामान खरीदने आया, जैसे एक मार्कर खरीदने आया। वो मार्कर आपने खरीदा था, वो दुकानदार, यानी आप दुकानदार हैं, आपने खरीदा था कितने का, 20 रुपए का। लेकिन आपने मार्कर कितने का, मान लीजिए मार्कर आपने 20 रुपए का खरीदा था और कोई खरीदने आया आपसे, तो आपने वो मार्कर कितने का बेच दिया, 40 रुपए का बेच दिया। मार्कर 20 रुपए का आपने खरीदा था, लेकिन उस मार्कर को आपने 40 रुपए में क्या किया, बेच दिया। अब आपका ये क्या है, ये आपका खरीद रेट है और ये बेचने का रेट है। आप बेचे कितने में, 40 रुपए में। अब आपको कितना फायदा हुआ इसमें, 20 रुपए का आपको फायदा हुआ। ये 20 रुपया ही क्या है, वैल्यू एडेड है। ये 20 रुपया ही वैल्यू एडेड है, मतलब जितना आपने कमाया वो आपका क्या है, वैल्यू एडेड। जितना आपने उस प्रोडक्ट पे कमाया वो है आपका वैल्यू एडेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वैल्यू एडेड फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, आपका कितने में आपने बेचा, 40 रुपीज़, यानी 40 रुपीज़, यानी ये 40 रुपीज़ क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ये 20 रुपया क्या है आपका, इंटरमीडिएरीज कंजम्पशन। यानी आपका वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हो गया आपका
कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यानी आपने 20 रुपए में खरीदा था, 40 रुपए में बेच दिया। 20 रुपए में खरीदा, 40 रुपए में बेच दिया और 20 रुपया आपका जो फायदा हुआ वही आपका है वैल्यू एडेड। अब आपको क्लियर हुआ कि वैल्यू एडेड क्या होता है? क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट हो तो पूछिए, रेज हैंड पे क्लिक कीजिए। किसी को कोई डाउट?